आप सबको नमस्कार। आज पुनः हम सब फिर एक नई चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग निरंतर चर्चा पे चर्चा कर रहे हैं, हम सभी को एक दूसरे से सीखने का बहुत मौका मिल रहा होगा। आज का जो विषय है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो हम सब के जीवन में कहीं न कहीं बहुत महत्व रखता है। जब हम शिक्षा के लिए बाल्यकाल अवस्था में स्कूल जाया करते थे, तो वहाँ पर एक कैटेगरी बाँटी जाती थी कि ये मेधावी छात्र हैं या मध्यम वर्गीय छात्र हैं। मतलब इनका जो सेकंड क्लास के बच्चे वाले हैं और ये थर्ड क्लास के बच्चे वाले हैं। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जो कैटेगरी होती थी, वो टीचर के दिमाग में चलने लगती थी और उसी हिसाब से वो उस क्लास में शिक्षा देने लगते थे और उनका ये मानना होता था कि ये बच्चा मेधावी है और ये बच्चा थोड़ा-सा मध्यम है और ये बच्चा थोड़ा-सा कमज़ोर है। और हमेशा टीचर का जो ध्यान होता था, वो कमज़ोर बच्चों पे ज़्यादा होता है। ये स्वभाव है और उनका मानना है कि कमज़ोर बच्चे को अगर हम बहुत अच्छे ढंग से सिखाएँगे, उसे पढ़ाएँगे तो एक दिन ये मेधावी बन जाएगा और ये मेधावी के साथ-साथ बहुत अच्छे परिणाम भी लेकर आएगा। तो ये जो ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग में भी इसी कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं टायर सेलिंग इंडस्ट्री में। उसमें भी ये तय है कि भई ये इनका जो कार्य करने का तरीका है या इसके बाद वाले जो कार्य करने का तरीका है या इनके बाद वाले जो कार्य करने का तरीका है, सबका भिन्न-भिन्न होता है और सबका परिणाम भी अलग-अलग होता है। इसी कारण जो लीडर्स होते हैं या जो मार्गदर्शक होते हैं या जो किसी भी प्रकार के शुभचिंतक होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे बीच जो भी लोग उपस्थित हैं या जो लोग भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कैसे उनको जो मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप उनको बड़ा से बड़ा परिणाम दिलाया जाए और उसी लिए ये मीटिंग और ये सेमिनार्स और ये ट्रेनिंग्स वगैरह हुआ करती हैं। आज का जो विषय है वो इसी पे आधारित है कि हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत भी करते हैं, सारी चीज़ें हैं और उनको परिणाम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उसमें क्या-क्या सुधार किया जा सकता है और वो सुधार होने से उनका परिणाम कैसे बेहतर हो सकता है, आज उस पर चर्चा होने जा रही है। उसी क्रम में मैं अपनी चर्चा को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो हमने पहला स्लोगन लिखा है, वो स्लोगन है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही दिशा में काम करने का तरीका ना सीखा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही दिशा में काम करने का तरीका ना सीखा, तो आप गलत तरीके से काम करेंगे और आजीवन सफलता से दूर रहेंगे। काम तो करेंगे और उस पर मेहनत भी करेंगे, लेकिन जो उसका परिणाम आएगा, वो परिणाम कुछ ऐसा होगा जो आपको किन्हीं भी परिस्थितियों में सफलता का जो श्रेय होता है, जो सफलता का कहते हैं आनंद होता है, वो शायद मिलने से वंचित रह जाए। तो इसी क्रम में मैं इसको 3 भागों में मैंने बाँटा है कि क्या होता है और कौन-कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हम इसमें जो भी काम करें उसका समुचित परिणाम मुझे मिले। तो पहला सीढ़ी पहली सीढ़ी में जो मैंने अ, सोचा समझा जो मेरा निजी अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हमने कुछ बातें लिखी है और वो बातें हम सबके जीवन पे किस तरीके से लागू होती हैं, क्या मतलब कैसे हम ये मानते हैं कि वास्तव में ये चीज़ें जो हैं, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से सफलता की ओर ले जा सकती हैं। तो उसको जो हमने बाँटा है जिन शब्दों के आधार पर वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, कि जो लक्ष्य के साथ रास्तों को ढूँढते हैं फिर उनका निर्माण करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये पहली श्रेणी के जो लोग होते हैं, उनका ये लक्षण होता है। दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं, जो लक्ष्य के लिए रास्तों को ढूँढते नहीं, बल्कि निर्माण किए गए रास्तों पर चलते हैं। और जो तीसरी श्रेणी के लोग होते हैं, जो बताया जाता है, वही करते हैं, निर्भरता पे आधारित होते हैं। इसको हमने जो इसमें जो इसके वास्तव में गुण या अवगुण हैं, उसको जो हमने प्रदर्शित किया है, वो कुछ इस तरीके से है कि जो प्रथम श्रेणी के लोग होते हैं, इनका पहला काम होता है लक्ष्य को निर्धारित करना। देखिए, हमें जाना कहाँ है, मेरा गोल सेट होना चाहिए। हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं, किस मुकाम पे जाना चाहते हैं। इनका सबसे पहला काम होता है कि ये पहले ही अपने जीवन की सफलता को जिस श्रेणी में जहाँ पे ये जाना चाहते हैं, जो इनका लक्ष्य होता है, जो इनका सपना होता है, जो इनका
अपने जीवन का उद्देश्य होता है, ये मान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है और मुझे यहाँ पे जाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, इन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया। अब जब लक्ष्य निर्धारित हो गया, जैसे बच्चे क्लास में होते हैं और उन्होंने निर्धारित कर लिया कि मुझे फर्स्ट क्लास आना है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास आना है, ये उनका लक्ष्य होता है। फिर उस लक्ष्य के लिए कैसे उसकी प्राप्ति करें, उसके लिए योजना बनाते हैं। योजना जो बनाते हैं, वो उनका लक्ष्य जब निर्धारित हो जाता है, तो निर्धारित लक्ष्य पर अपनी योजना को बना लेते हैं और योजना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए कई बार कह चुका हूँ और आज भी मैं आपको बताता हूँ कि छोटी सी छोटी सेना बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर सकती है। केवल उसके पीछे क्या है कि बड़ी सेना जो छोटी सेना से पराजित हो जाती है, उसके पीछे योजना है, एक प्लान है और उस प्लान के आधार पर हम बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर सकते हैं, भले ही हमारी सेना टुकड़ियों में हो, छोटी हो। इसी क्रम में अगर आप इसका आज देश में उदाहरण देखना चाहें, तो इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत छोटी सी सेना, बहुत सी छोटी सी आबादी है, लेकिन दुनिया में 8वें नंबर पर आती है, क्योंकि उसके पास हमेशा प्लानिंग होती है। और जीवन में भी जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे पास एक योजना होनी चाहिए, एक प्लान होनी चाहिए और उस योजना पर जब हम अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा लक्ष्य निश्चित तौर पर हमारे करीब आता जाता है। और उस योजना में हमेशा ये बनाया जाता है कि प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, मतलब विकल्प तैयार किए जाते हैं। ये क्यों तैयार किया जाता है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में जिन लक्ष्य की तरफ मुझे बढ़ना है, जो लक्ष्य मेरा है, उसकी हमें प्राप्ति हो। जैसे सेना जब युद्ध करने जाती है, तो सेना का हमेशा जब भी किसी भी, जैसे मान लो किसी को कोई टारगेट लेती है, किसी आतंकवादी को मारना है या किसी देश पर विजय प्राप्त करना है, तो हर तरीके से वो बनाते हैं कि कैसे हम इसको युद्ध को जीतेंगे। उसके लिए मान लो मैंने एक योजना बनाई और ये योजना विफल होती है, तो दूसरा विकल्प उनके पास होता है कि हम फिर इस तरीके से काम करेंगे और फिर तीसरा विकल्प उनके पास होता है कि फिर हम इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन युद्ध को जीतने के लिए जितने भी प्रकार के तरीके हैं वो अपनाकर पहले से तैयारी करके जाते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए कि पहला तो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। फिर जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उस लक्ष्य पर काम कैसे करना है उसकी योजना बनाते हैं और फिर योजना पे हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी का विकल्प तैयार करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी सबसे पहला जो इनका गुण होता है, ये रास्ते का निर्माण करते हैं, खोजते हैं और रास्ते का निर्माण करते हैं। खोजना इनका काम होता है, खोज कर रास्ते का निर्माण भी करते रहते हैं। इसका मतलब कि रास्ते का जो निर्माण है वो तो कर ही रहे हैं, साथ में खोज भी जारी है। खोज भी जारी है, इसका मतलब प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। मान लो उन्होंने लक्ष्य बना लिया कि मुझे 1 लाख रुपए का व्यापार करना है, तो 1 लाख रुपए के व्यापार में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो साथ में है ही है, किंतु उनके आधार पर उनका भी विकल्प तैयार करके चलते हैं कि मान लो इनकी लक्ष्य की प्राप्ति में जो चीज हमने बनाई है उसमें कोई कमी रह जाती है, तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे। उसके लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, यानी खोज इनकी जारी रहती है और उस खोज के अनुरूप पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं। हमेशा अपने समय के प्रति जवाबदेह बनना है। मतलब ये जो अपने समय को लेते हैं, जैसे मान लो कि इन्होंने लिया कि मुझे 1 महीने में ये क्लोजिंग करनी है, यानी फर्स्ट डे से 30 दिन का जो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, उसमें जो उन्होंने क्लोजिंग का बनाया कि मुझे 30 दिन में ये काम करना है, तो उस 30 दिन के लिए इनका पूरा सब प्लान सुनिश्चित हो जाता है और उस प्लान पर रोज 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 काम करते हुए समय के साथ साथ अपनी योजना को सफल बनाते हैं। ये पहला गुण है। होता क्या है कि अगर अभी आप किसी से बात कीजिए तो उनके पास ये होता है कि हम साल भर में ऐसा करेंगे, तो साल भर में ऐसा करेंगे, ये मेरा एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन साल भर में कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है और उसके लिए कौन कौन सी जिम्मेदारी लेते हुए काम को आगे बढ़ाना होता है, वो चीजें हमें बनानी पड़ती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर साल भर में कोई काम करना है, तो फर्स्ट डे, पहले दिन में हमारा क्या काम होगा, दूसरे दिन में हमारा क्या काम होगा, तीसरे दिन में हमारा काम क्या होगा, ऐसे 365 दिनों की हमें प्लानिंग करनी पड़ती है।
इसीलिए उसे बताया जाता है कि समय के प्रति जवाबदेह होते हैं। यानी कोई भी बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा होता है तो उसे पता है कि हमें 12 महीने में एग्जाम देना है और हमें रिजल्ट लेना है। इसी तरीके से जो डायरेक्ट सेलर अच्छी तरीके से काम कर रहे होते हैं वो समय के प्रति जवाबदेह होते हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने उसी समय के अंतर्गत उसी समय के अंदर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे चरणों में बांटना। तात्पर्य यह है कि भाई मान लो हमने मान लिया है कि हमें साल भर में एमरल्ड जाना है, तो एमरल्ड जाना है तो फिर एमरल्ड का क्या बिजनेस होगा, उस बिजनेस के लिए हम पहले उसको डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे चरणों में बांटते हैं। छोटे छोटे चरणों में बांटने के साथ हर चरणों की समीक्षा करते हैं। हर चरणों की समीक्षा करते हैं। जिन चरणों में मैंने बांटा है, मान लो मैंने 3 महीने मुझे ये व्यापार करना है, 6 महीने मुझे ये व्यापार करना है, 9 महीने मुझे ये व्यापार करना है, 12 महीने में व्यापार करना है, तो 1 महीने में मुझे कितना व्यापार करना है, फिर 1 महीने में अगर मुझे व्यापार करना है तो 1 दिन में कितना व्यापार करना है, इस तरीके से 1 सप्ताह में कितना व्यापार करना, हर चीज का निर्धारण करना पड़ता है। यानी कि छोटे छोटे चरणों में बांटते हुए हम उसकी समीक्षा करते रहते हैं, मासिक समीक्षा करते हैं कि जिन लक्ष्यों को हमने लिया था, जो मुझे 12 महीने में पूरा करना है, इस माह पर जो हमने टारगेट लिया है वो कहां तक पहुंचा। यानी साप्ताहिक समीक्षा होती है, दिन की समीक्षा होती है। एक एक दिन की समीक्षा के साथ हम निरंतर अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। उस आगे बढ़ाने में हम उसकी सप्ताह में समीक्षा करते हैं, मासिक समीक्षा करते हैं, त्रिमासिक समीक्षा करते हैं, 6 मासिक समीक्षा करते हैं, 9 मासिक समीक्षा करते हैं और 12वें महीने में जो हमने समय लिया है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ये प्रथम श्रेणी के जो लोग होते हैं उनका गुण होता है और यही कारण वो अपनी इस समीक्षा के साथ अपने आप को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जवाबदेह बनाते हैं और उस पर सफल भी होते हैं। अब आप ये समझिए कि जो भी उनका दिन भर में परिणाम आता है, प्रतिदिन उस पर चिंतन करते हैं। प्रतिदिन चिंतन करते हैं कि जो हमने लक्ष्य लिया था, जो हमारा 365 दिन का लक्ष्य है, उस 365 दिन के लक्ष्य में सबसे पहले दिन हमने क्या किया, उसका क्या परिणाम है, और उस चिंतन को करने के साथ साथ वो आत्मचिंतन करके उस पर सुधार करते हैं। यही कारण है कि ये श्रेणी बढ़ जाती है। कुछ लोग इसमें बहुत तेजी के साथ सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग बहुत समय तक प्रयास करते हैं। ये क्वालिटी है और इस गुण को यदि हम अपने अंदर अपने आत्मचिंतन पे शामिल करते शुरू कर दें तो जो हमारी आत्म सुधार है वो हमें पहले चरण में पहली श्रेणी में ला सकता है। दूसरे श्रेणी के जो लोग होते हैं उनका क्या गुण होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है और इसकी वजह से क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए और किस जगह हमें जाना चाहिए और हमें कौन कौन सी चीजें अपने अंदर नए सिरे से उसका आत्मचिंतन करके उसको अपने कार्य श्रेणी में लाना चाहिए, उस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो दूसरे श्रेणी के लोग होते हैं इनके पास लक्ष्य तो है, मतलब ये लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि साल भर में मुझे ये करना है और साल भर में करने के लिए मुझे टेक्निकल पे जाना है, हमें रॉयल्टी पे जाना है या हमें एमरल्ड पे जाना है। इन्होंने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया और लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद ये काम पे तो लग जाते हैं पर विकल्प पे काम नहीं करते, क्योंकि इनको ये नहीं पता होता कि जिन कामों को हम कर रहे हैं उसमें अप डाउन भी हो सकता है। बहुत सारे साथी हमारे हैं जिनसे जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, जिस तरीके की हम टीम निर्मित कर रहे हैं, संभव है कि हम जिस तरीके का काम करना चाह रहे हैं उसमें हमें इन सभी लोगों का सहयोग मिले और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। किंतु ऐसा भी हो सकता है अगर इनका हमें सहयोग ना मिले तो हमें किन किन विकल्पों पे काम करना चाहिए और उन विकल्पों पे जब वो काम करते रहते हैं तो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ये दूसरी श्रेणी के जो लोग होते हैं इनमें विकल्प बनाने का, विकल्प पर काम करने का अभाव होता है। इस नाते जो इनका साल भर का टारगेट होता है वो कई बार फेल हो जाता है और ये निर्मित रास्तों पे चलना पसंद करते हैं। मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि जो रास्ते हमने देख लिए हैं, जो रास्ते बनाए गए हैं उस पर तो हम काम करते रहते हैं, लेकिन रास्ते में जो खोज होनी चाहिए, खोज होने का तात्पर्य उसी विकल्प से है और उसी प्लान ए से है, उसी प्लान बी से है, उसी प्लान सी से है जो हमेशा टॉप के जो श्रेणी के लोग होते हैं वो करते हैं, उस पर हम काम नहीं कर पाते। इसीलिए हम सेकंड श्रेणी के काम करने वाले कहलाते हैं और यही कारण है कि जो हमारा लक्ष्य है वो कई बार हमसे ओझल हो जाता है।
क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रास्तों के निर्माण के लिए हमेशा काम करते रहें, किंतु हम निर्मित रास्तों पर ही चलना पसंद करते हैं, रास्तों के निर्माण पर काम नहीं करते। और ये जो राइट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये एक समूह का व्यापार है, इसलिए हमेशा समूह को बनाने का काम करते रहना है, निरंतर समूह पर काम करते रहना है, निरंतर नए लोगों के समूह पर काम करते रहना है। और जब नया समूह हमारे यहाँ निरंतर आते जाते हैं तो हमारे रास्ते के निर्माण का काम हो जाता है, और जो हम योजना बनाते हैं उस पर हम सफल हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग योजना तो बनाते हैं पर अमल नहीं करते कि उस योजना पे हमें जाना कैसे है। ऐसा प्राय हो जाता है कि हम योजना बना लेते हैं कि हमें इतने महीने में टेक्निकल जाना है, हमें इतने महीने में एमरल्ड जाना है, ये हमारी योजना होती है। लेकिन उस योजना पे अमल कैसा करना है, उसका रूट चार्ट क्या होगा, उसकी प्लानिंग क्या होगा, उसकी प्रतिदिन की प्लानिंग क्या होगी, उसकी मासिक प्लानिंग क्या होगी, किस तरीके से उस पर हमको काम करना है, कोई रूट चार्ट, कोई लिखित प्रोग्राम हमारे पास नहीं होता। इसीलिए हमारा योजना बन जाना ये हमें सफलता के लिए किसी भी परिस्थितियों में काम करने की इजाजत नहीं देता। योजना बनाने के साथ-साथ उस पर हमें निरंतर काम करना पड़ता है, तब हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। काम के प्रति लगन भी है, मेहनत भी है, पर टेक्निकल ज्ञान का अभ्यास नहीं है, नहीं करते। ऐसे लोगों को हमने प्रायः देखा है कि ऐसा नहीं कि उनके काम के प्रति लगन नहीं है, खूब मेहनत करते हैं, बहुत अंतरात्मा के साथ काम करते हैं। लेकिन जो टेक्निकल ज्ञान का अभ्यास है, जैसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने सुना, बहुत कुछ हमने पढ़ा और उसके साथ-साथ उसका अभ्यास। अब अभ्यास नहीं करेंगे तो केवल पढ़ने से, केवल सुनने से वो चीजें आपके जीवन में शामिल नहीं होगी, वो आपके प्रस्तुतिकरण में शामिल नहीं होगी। और जब वो आपके प्रस्तुतिकरण में शामिल नहीं होगी तो निश्चित तौर है कि जब टेक्निकल ज्ञान का अभ्यास नहीं होता तो हमारा परिणाम भी हमें उस रूप में नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। लक्ष्य को हासिल करने के लिए लक्ष्य की जवाबदेही नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की बात होती है, उस पर उनकी जवाबदेही नहीं होती। जवाबदेही होने का मतलब ये है कि अगर हमने टारगेट ले लिया है कि हमें दिन भर में 100 रुपए का काम करना है, 500 रुपए का काम करना है या 1000 रुपए का काम करना है, तो स्वयं की जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है और उसको करने के लिए निरंतर हमें काम करना पड़ता है। और जिस दिन हम जवाबदेही लेने में सफल हो जाते हैं, उस दिन लक्ष्य हमारे एकदम करीब होता है। लक्ष्य कभी हमारे आँखों से ओझल नहीं हो सकता। इसके लिए दैनिक समीक्षा जो होती है वो करना पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो इस तरीके से काम करने वाले जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन के साथ काम करते हैं, लेकिन वो दैनिक समीक्षा नहीं कर पाते। दैनिक समीक्षा का तात्पर्य ये है कि दैनिक समीक्षा तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब आप अपने टारगेट को 30 दिन के लिए आप क्या करना चाहते हैं उसको लिखते हैं और उस 30 दिन को आप दैनिक से बांटते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से उसका हिसाब किताब करते हैं और हिसाब का लेखा जोखा जो होता है उसकी समीक्षा करते हैं और उस समीक्षा के आधार पर आप ये तय कर पाते हैं कि जो हमने लक्ष्य लिया है उसमें हम कहाँ हैं और हमें और कौन सा काम करना है और कितनी तेजी के साथ काम करना है कि हम निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। मासिक समीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों होता है कि आप ये जानते हैं कि आपने लक्ष्य ले लिया, पहली तारीख को आपने काउंसलिंग कर ली, पहली तारीख को आपने मीटिंग कर ली, पहली तारीख को आपने बैठक कर ली, बैठक करने के बाद आपने एक लक्ष्य ले लिया कि मुझे इतना बिज़नेस करना है और इतना बिज़नेस करने के लिए आप काम करने लगे, निरंतर लगातार मेहनत से भी काम कर रहे हैं, सारा ऊर्जा भी लगा रहे हैं और जब मासिक परिणाम होता है तो उससे संतुष्ट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपने दैनिक समीक्षा नहीं की। ना दैनिक समीक्षा की, ना दैनिक समीक्षा के साथ-साथ आपने खोज किया, ना ही आपने विकल्प तैयार किया। इसी कारण प्रायः ऐसा होता है कि जो लास्ट के आखिरी दिन में जो परिणाम होता है, उससे हम संतुष्ट नहीं होते। स्वयं की समीक्षा करते हैं, सुधार नहीं करते। ऐसा भी हो जाता है जैसे आज हम लोगों की बातचीत हो रही है, आज हम लोगों की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग के आधार पर हम ये तय कर लेते हैं कि नहीं, अब हम प्रतिदिन अपनी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के साथ-साथ अब हम अपने लक्ष्य को हर हालत में पूर्ण करेंगे। ये तो हमने मान लिया, ये हमने ठान लिया, किंतु समीक्षा के साथ-साथ जो सुधार करना है, उस पर हम काम नहीं करते। अगर हम उस सुधार पर काम नहीं करेंगे, तो केवल समीक्षा से काम नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आत्ममंथन नहीं करते। आत्ममंथन आत्ममंथन हमें क्या बताता है? आत्ममंथन हमें ये बताता है कि हमारी कौन-कौन सी चूक है, हमारी कौन-कौन सी कमजोरी है।
किस तरीके से हमें काम करना है। आत्ममंथन हमें ये बताता है कि दिन प्रतिदिन में मुझसे कहाँ गलती हुई, और आत्ममंथन ये बताता है कि कौन कौन से हमें सुधार करने हैं, कौन कौन से कार्य करने हैं, और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो मुझसे नहीं हुई, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करने के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आत्ममंथन नहीं करते तो सुधार नहीं होता, सुधार नहीं होता तो समीक्षा नहीं होती, समीक्षा नहीं होती तो मासिक जो परिणाम होता है उससे हम संतुष्ट नहीं होते। तीसरी श्रेणी के लोग जो होते हैं उनके बारे में चेक करते हैं। इनका सबसे बढ़िया एक एक क्वालिटी होती है, आज नहीं कल। ये आज पर जीते ही नहीं, हमेशा कल पर जीते हैं। जैसे आज मीटिंग हो गई, जैसे आज बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, मन में उत्साह भर गया, मन एकदम प्रेरित है काम करने के लिए, लेकिन एक आंतरिक मन है जो ये कहता है कि चलो ठीक है, जो काम आज हमने ठान लिया है, जो चीज हमको करना है, अब इसे कल से करेंगे। इन्होंने कभी अभी पर विचार नहीं किया, आज पर विचार नहीं किया। इसलिए अक्सर क्या होता है कि हमेशा ये कल पर जीते हैं, कल देखेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, और जब कल आता है तो कल क्या करूं, कल कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, है ना। ये हमेशा निर्भरता पर जीते हैं। निर्भरता पर जीने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने इसके पीछे भी एक बार उदाहरण दिया था कि मान लो मैं दिल्ली जाता हूँ, सतीश तिवारी जी हमें मिलते हैं। सतीश तिवारी जी से मैं कहता हूँ कि बदरपुर से आप मुझे उत्तम नगर ले चलिए। सतीश तिवारी जी हमें उत्तम नगर अपनी स्कूटी पर बिठाते हैं और ले जाते हैं। न जाने किन किन रास्तों से ले जाते हैं और उत्तम नगर पहुंचा देते हैं। उत्तम नगर पहुंचा देते हैं, वहां पर हम काम करते हैं, फिर उत्तम नगर से वो हमें वापस बदरपुर ले आते हैं, फिर मैं उनके साथ चला आता हूँ। अब क्या हुआ कि इस रास्ते पे मैं पूर्णतः सतीश जी पे निर्भर रहा, और सतीश जी से जब ये कहा जाता है, सतीश जी मेरे से कहते हैं कि सर अगर आप उत्तम नगर जाना है तो आप स्वयं चले जाइए। अब जब वो स्कूटी मेरे हाथ में आती है तब मेरा दिमाग काम करने लगता है कि मैं किस रास्ते से जाऊं, और कई बार मैं रास्ते को भूलता हूं। कई बार मैं रास्ते का नक्शा अपने दिमाग में बनाता हूं, और कई बार जब अपने रास्ते का नक्शा अपने दिमाग में बनाता हूं, और जिस दिन अपने दिमाग से अपने आप से मैं उस रास्ते को तय कर लेता हूं, उस दिन हमें पता चल जाता है कि उत्तम नगर का वास्तव में रास्ता क्या है। और दोबारा जब हम जाते हैं तो उत्तम नगर वहीं आसानी से पहुंच जाते हैं। इसीलिए जब तक आप किसी पे निर्भर रहेंगे, आपको रास्ते का ज्ञान नहीं होगा, और जब आपको रास्ते का ज्ञान नहीं होगा तो आप मंजिल पर भी नहीं पहुंचेंगे। ये ऐसे श्रेणी है जो हमेशा निर्भरता पर जीते हैं। कल किससे मिलूंगा, कल क्या करूंगा, कल क्या कैसे दिखूंगा, कल किसको प्लान दिखाऊंगा, किसी भी प्रकार की योजना, किसी भी चीजों पर इनका अमल नहीं होता। इसी कारण इनको तृतीय श्रेणी में रखा जाता है। जो बताया जाता है ये वही करते हैं। अगर इनको किसी अपलाइन ने बता दिया तो अपना दिमाग लगाने को कतई तैयार नहीं होते। इनको बता दिया गया है कि आपको कॉपी पेन डायरी लेके आना है, कॉपी पेन डायरी लेकर आते हैं, लिखते हैं, खूब लिखते हैं, खूब समझते हैं। इनको परिणाम से कोई मतलब नहीं होता, क्या परिणाम आएगा, नहीं आएगा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इससे इनका कोई सरोकार नहीं होता। जो बताया जाता है लेकिन करते हैं उसे। जवाबदेही तो बिल्कुल नहीं लेते। अगर आपने इनको बता दिया कि किसी को प्लान देना है, किसी को कैसे प्लान देना है, क्या रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, ये अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने से हमेशा बचते रहते हैं। और जब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से बचते रहते हैं तो काम में मेहनत करते हैं पर लक्ष्य नहीं लेते। मेरा तात्पर्य इतना सा है कि ना जवाबदेही लेते हैं, ना लक्ष्य लेते हैं। जो जैसे हो रहा है होने दीजिए, जो आएगा आ जाएगा। लगभग ये अपने काम को संतोष पर डाल देते हैं और संतोष से जीते रहते हैं। इसी कारण ये व्यक्ति जो लक्ष्य लेना होता है, जो सफलता की श्रेणी में आना होता है, उससे काफी दूर हो जाते हैं, और छोटी सी भी परेशानी आ जाती है तो निराश हो जाते हैं। हमेशा निराशा की ओर घिर जाते हैं। चिंतन पे तो कोई ध्यान रहता ही नहीं। छोटी-छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, और कई बार इनका मन कहता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। कई बार ऐसे लोग इस सिस्टम से क्विट कर जाते हैं। मेरा ये निजी मत है कि आप ये जो श्रेणी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमारे आपके बीच में कोई कैटेगरी बाँटी गई है। ये केवल उन बातों का उल्लेख किया गया है, जिनकी वजह से श्रेणी बढ़ती है और जिनकी वजह से काम करने के तरीके बदलते हैं, और उन तरीकों को बदलने की वजह से हमारे परिणाम बदलते हैं। जब परिणाम बदलते हैं और ये तरीके बदलते हैं, तो इसमें हमको आपको चेक करना है कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जिनको हमें सुधार करनी है। और जब हम उसे सुधार करते हैं तो हमारी जो लक्ष्य है वो बदल जाता है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति होने लगती है। समय का प्रबंधन नहीं होता। समय एक ऐसी चीज है, इसका प्रबंधन अगर नहीं है तो कई बार हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी काम कर लें, लेकिन समय का प्रबंधन ना होना, ये एकदम इस तरीके से होता है
कि आप मान लो जैसे आप जीतते जीतते हार जाते हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और ऐसे लोगों को हमने देखा है कि अपने कामों को हमेशा दूसरे पर डाल देते हैं, मतलब अपनी कमी जो होती है उसे दूसरों पे डाल देते हैं। तात्पर्य यह है कि मैं किंतु परंतु लेकिन यद्यप तथाप कथाप यथासंभव, ये जो शब्द बनाए जाते हैं इन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं कि सर मैं इस काम में बिल्कुल सफल हो जाता, किंतु मैं क्या करूं कि उदय जी आ गए और उदय जी ने मुझे ऐसा कह दिया। परंतु इस बार मैं ध्यान रखूंगा कि जब भी उदय जी आएंगे मैं अपने लक्ष्य को किसी भी प्रकार से ओझल नहीं होने दूंगा। किंतु मैं क्या करूं कि उस समय मैं जब जा रहा था तो मेरे रास्ते में एक रेड लाइट आ गई और उस रेड लाइट से मुझे लेफ्ट जाना था, मैं राइट चला गया। इस इसलिए जो है मेरा ये काम इधर से उधर हो गया, परंतु मैं इस तरीके से निरंतर अभ्यास करता रहूंगा यथासंभव संभव। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इनके लिए बने होते हैं और इन शब्दों पर ये काम करते हैं। नतीजा क्या आता है? नतीजा ये आता है कि हम भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिस्से तो बन जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम काम तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा अलग अलग हो जाता है। एक व्यक्ति है जिसका परिणाम साल भर में दिखने लगता है, एक व्यक्ति है जो साल भर काम करता है, मेहनत के साथ करता है, लेकिन उसके परिणाम में थोड़ी कमी रह जाती है, और एक व्यक्ति है जो सालों साल काम करता रहता है किंतु उसका परिणाम हमेशा उसके अपेक्षा से काफी दूर रहता है। इस विषय पर जितनी बातें मैंने की है उसका मतलब किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने भीतर सुधार करना है, और अगर हम उसको कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो हमारा काम करने का तरीका बदल जाता है। अगर काम करने का तरीका बदल जाता है तो परिणाम बदल जाता है। इस तरीकों को बदलने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर आत्मचिंतन करना पड़ता है, और हमें ये देखना होगा कि कौन कौन जैसी क्वालिटी है जो मुझे अपने अंदर डेवलप करना है। अगर उन क्वालिटी को हम डेवलप कर लेते हैं तो हमारे परिणाम में बहुत भारी अंतर आता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सीढ़ी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कोई माने नहीं रखता, ये माने ही नहीं रखता। माने रखता है आपके भीतर आपका आत्मचिंतन, माने रखता है कि आप उस आत्मचिंतन से कितना अपने भीतर आप परिवर्तन ले आ रहे हैं, और उस परिवर्तन के साथ साथ आप अपने कार्य पद्धति पर कितना बदलाव कर रहे हैं। मैं इसका थोड़ा सा एक और उदाहरण दे देता हूं जिससे आप सभी इस बात को समझने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाएं। कि मान लो एक खांसी की सिरप है, अब खांसी की सिरप है, उसमें खांसी की सिरप का लेवल लगा हुआ है। अगर उस खांसी की सिरप का लेवल हटा दिया जाए और उसमें बुखार के सिरप का लेवल लगा दिया जाए, तो वो खांसी का सिरप क्या हो जाएगा? बुखार का सिरप बन जाएगा। अगर फर्ज करो उस सिरप को हटा दिया जाए, उसमें टीबी के सिरप का लगा दिया जाए कि ये टीबी का सिरप है, अभी बोतल वही है, दवा वही है, सिरप में लेवल बदल रहा है, तो वो टीबी का सिरप बन गया। फिर उसमें लेवल हटा दिया जाए, उसमें लेवल डाल दिया जाए कि ये जो है दमा का सिरप है, अब वही सिरप दमा का बन गया। फिर उसमें लेवल हटा दिया जाए, फिर उसमें नया लेवल लगा दिया जाए कि ये कैंसर का सिरप है। मेरा कथन यह है कि हम सब एक ही तरह के इंसान हैं, एक ही तरह से हमारी हर सोच है। ईश्वर ने वो सारी शक्तियां हमें दी हैं, उन समस्त प्रकार का ज्ञान हमें दिया है जो विभिन्न प्रकार के लोगों के पास है। हमारे पास एक सिर्फ जिस तरीके से जो एक लेवल लगा हुआ है हमारे काम करने की पद्धति का, उसको अगर हम चेंज करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं, तो एक दिन उस पर कामयाबी के सिरप का लेवल लग जाएगा और वो कामयाबी का सिरप कहलाएगा। अब मैं बात आगे बढ़ाता हूं अपनी। कामयाबी का सूत्र क्या है? देखिए, ये सूत्र जो है वास्तव में बहुत ही मतलब कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये एक ऐसी दवा है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके आधार पर हम अपने कामयाबी के ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज है आत्ममंथन। आत्ममंथन का मतलब है स्वयं की समीक्षा करना। अब स्वयं की समीक्षा करना यदि हम सीख जाते हैं, स्वयं की समीक्षा का मतलब यह है कि जब हम नित्य अपनी स्वयं की समीक्षा करने लगेंगे, पूरे दिन का लेखा जोखा लेकर बैठेंगे कि आज पूरे दिन हमने क्या किया,
हमारे इस काम करने से हमारी लक्ष्य की कितनी प्राप्ति होगी, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते थे नहीं कर पाए, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको हम कर सकने के लिए और तरीके से प्रयासरत हो सकते हैं। ये जो आत्ममंथन है, ये जो स्वयं की समीक्षा है, इसका मतलब जो स्वयं में सुधार हो रहा है, ये कामयाबी का सूत्र है। ये आपको कामयाब करने के लिए एक रास्ते का निर्माण हो रहा है। आत्ममंथन का समय सुनिश्चित होना चाहिए। आत्ममंथन जो होता है, देखिए, वो क्या करता है कि आत्ममंथन करने का एक तरीका है, और उस आत्ममंथन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि रात में सोने से पहले आधे घंटे के लिए हमें दुनिया के सभी रिश्ते नातों को भूल जाना होता है। इवन देन हमारा कोई भी फोन, हमारा भी कोई व्हाट्सएप, हमारा भी कोई फेसबुक, ये सब चीजों से रिश्ता कट जाता है। खाने से रिश्ता कट जाता है, पानी पीने से रिश्ता कट जाता है, पत्नी की आवाज से रिश्ता कट जाता है, और वो आधा घंटा हमारे पास डायरी होती है और पेन होता है, जिससे हम समीक्षा करते हैं कि हमारा पूरा दिन कैसे बीता, क्या होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। अगर हम आत्मचिंतन करने लगते हैं और आत्ममंथन की आदत हम अपने अंदर डाल लेते हैं, तो ये तय मान के चलिए कि लक्ष्य की प्राप्ति किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी ताकत हमें लेने से रोक नहीं सकती। अब आत्ममंथन की आदत अगर हम देखें तो चाहे वो व्यापारी हो, नेता हो, मेधावी छात्र हो, सब आत्ममंथन करते हैं। आप तय कीजिए कि क्या रात में सोने के पहले कभी भी आपने आत्ममंथन किया? कभी भी आपने अपने पूरे दिन की समीक्षा की? आपने सोचा कि आज पूरे दिन में हमारे मस्तिष्क में कितने विचार आए? आपने सोचा कि इन विचारों के लिए हमें कौन कौन सा काम करना चाहिए? आपने ये सोचा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें मुझसे रह गई है जिस पर हमें काम करना चाहिए था? और आपने ये सोचा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो हम कर सकते थे, नहीं कर पाए। ये अगर आत्ममंथन की प्रक्रिया हमारे आदत में आ गई, हर दिन हमने अपने आप में ये बात डाल ली कि हमें समीक्षा करना है और आधा घंटा केवल मुझे आत्मचिंतन पर देना है। आत्मचिंतन न करना मतलब असफलता की गारंटी, और आत्ममंथन करना मतलब सफलता की गारंटी। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही दिशा में काम करने का सही तरीका ना सीखा, तो आप गलत तरीके से काम करेंगे और आजीवन सफलता से दूर रहेंगे। ये मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मेहनत कर रहे हैं, हर एक दिन आप अपना लगा रहे हैं, खून लगा रहे हैं, पसीना लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन उस उम्मीद का अगर परिणाम नहीं आता तो क्या होता है कि जीवन बड़ी निराशा भरा जीवन जीने की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सही दिशा में काम करने का तरीका ना सीखा तो आप गलत तरीके से काम करेंगे और आजीवन सफलता से दूर रहेंगे। आत्ममंथन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण पहलू है और एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, जिसे हमें अपनी आदत में लाना चाहिए। समय का प्रबंधन पैसे के लिए करो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने संपूर्ण दिन का प्रबंधन कीजिए। और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लो आपको 86,400 रुपए खर्च करने के लिए मिलते हैं और आपसे कहा जाता है कि रात में 8 बजे तक इसे खर्च कर दीजिएगा, वरना ये पैसा लैप्स हो जाएगा। आपको दूसरे दिन भी ये पैसा मिल जाएगा, अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो फिर लैप्स हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप जैसे तैसे हर तरीके से 86,400 रुपए निश्चित तौर पर खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि ये लैप्स हो जाएगा। ईश्वर ने भी हमें करेंसी दी है, एक दिन में 86,400 सेकंड देते हैं। वो 86,400 सेकंड हमारे जीवन में आया है, 50, 60, 70 साल के लिए ईश्वर ने हमें दे दिया है। अब हर सेकंड का हिसाब अगर आप कर सकते हैं तो आप इस बात को समझिए कि समय जो होता है, ये इसको आप इस तरीके से बदलिए कि समय को आप बदल दीजिए पैसे से। अपने एक एक सेकंड का कितना पैसा आप ले रहे हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए।
कि भैया मेरा 1 सेकंड गया तो हमें कितना पैसा मिला, 1 मिनट गया तो कितना पैसा मिला और 1 घंटा गया तो कितना पैसा मिला। मान लीजिए आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे महीने में 30,000 रुपए कमाना है। अगर 30,000 रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो कम से कम 8 घंटे काम करना पड़ेगा, ऐसा मानना है। अगर 8 घंटे काम करना है तो 30 दिन का मतलब 240 घंटे हो गए और 240 घंटे का मतलब हो गया कि 1 घंटे में 125 रुपए आपको कमाना है और आपका प्रतिदिन का जो घंटा हुआ, यानी कि जो 8 घंटे आप काम करेंगे वो 125 रुपए आपको प्रति घंटा कमाना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि अगर प्रति घंटे 125 रुपए जो आपका बन गया है, अगर आपने इसको अपने समय, जो आपका समय पैसे में बदल गया है, अगर आप अपने घंटे को इस तरीके से लेते हैं कि 125 रुपए हमारा प्रति घंटा है, तो आप चाहें तो चाय की दुकान पर 1 घंटा बिता सकते हैं, यानी 125 रुपए का आपको लॉस हो सकता है। अक्सर चाय की दुकान पे हमारा बहुत समय चला जाता है और वो जो समय जा रहा है, ये आपको तय करना है कि आपका हर घंटा कितने का है और हर घंटे के साथ हर सेकंड कितने का है, हर मिनट कितने का है। और अगर ये यूं ही चला जा रहा है तो क्या आपको नुकसान नहीं हो रहा है? और यदि आपको नुकसान हो रहा है तो क्या आप घाटे का सौदा करना चाहेंगे? अगर आप घाटे का सौदा करना चाहेंगे तो क्या जिंदगी को घाटे में बिताएंगे? अगर जिंदगी को घाटे में बिताएंगे तो क्या आपके सपने और आपके जो आदर्श, जो आपका विचार अपने परिवार के प्रति है, उसके प्रति क्या आपकी जवाबदेही है? कई बार हम चर्चा में अपना समय खर्च कर देते हैं और यूं ही खर्च कर देते हैं, न जाने कितना समय हमारा चर्चा में चला जाता है। किस तरह की चर्चा है? वो चर्चा भी इस तरीके की नहीं होती कि हमारे जीवन के किसी महत्वपूर्ण पहलू के लिए हो। वो चर्चा कई बार ऐसी हो जाती है कि आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आज जापान में क्या हो रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आज हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इस मोहल्ले के साथ-साथ आज हमारे गाँव में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है। और इन चर्चाओं से हम किसी को कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन इन चर्चाओं में अपना समय लगा देते हैं और कई बार हमारा 2 से 3 घंटे इन चर्चाओं में लग जाता है। अर्थात इन चर्चाओं में अगर 1 घंटे हमने लगा दिया तो 125 रुपए का नुकसान कर चुके हैं, 2 घंटे लगा दिया तो हम 250 रुपए का नुकसान कर चुके हैं और 3 घंटे लगा दिया तो 375 रुपए का नुकसान कर चुके हैं। यानी आपको अपने जीवन में अपने समय के पहलू को समझना होगा और ये मानना होगा कि हर समय मेरा मुझे पैसा देगा। गपशप, कई बार हँसी हँसी मजाक में मेरा समय चला जाता है, कई बार दोस्तों के साथ गपशप में चला जाता है, कई बार हम बैठे रहते हैं, तमाम तरह की इस तरीके की बातें होती हैं जिसका वास्तव में मेरे जीवन की सफलता से कोई संबंध नहीं है, फिर भी हमारा समय चला जाता है। हम कई बार यूट्यूब में अपना समय लगा देते हैं, कई बार अपना फेसबुक में समय लगा देते हैं, कई बार हम यूं ही समय लगा देते हैं। अब ये समय क्या है? समय तो ईश्वर ने दे दिया और अगर आपको उसने दिया है, अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया 86,400 सेकंड का तो खत्म। और दूसरे दिन जो आपको 86,400 सेकंड मिलेगा वो तो नया होगा, पुराना वाला तो खत्म हो गया और पुराने वाले का कोई लेखा जोखा नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ? कोई जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जो अब आपके यहाँ यूं ही खर्च हो गया, यूं ही चला गया और दोबारा आप उसे पाना चाहें तो आप पा ही नहीं सकते। देखिए, ईश्वर जो है सफलता का अवसर हर एक व्यक्ति को देता है। उसने जब इस सृष्टि को बनाया तो हर एक व्यक्ति को उसने कहा कि हम वरदान देंगे, हर एक व्यक्ति को एक अच्छा अवसर देंगे जिससे वो अपनी जिंदगी को बदल सके। अब ईश्वर के यहाँ क्या है कि उसके यहाँ बड़ी लंबी लाइन है। अब एक बार जब आप लाइन में लगते हैं और ईश्वर जो वो आपको देता है तो वो कहता है कि जैसे आप ईश्वर के पास पहुंचते हैं उसने आपके हथेली पे आपका एक अवसर दे दिया। अब आपने उस अवसर को देखा, क्योंकि अब आपको ईश्वर के उस हथेली पे जैसे रखते हैं आप लाइन से बाहर हो जाते हैं। अब आपने उसको देखा, समझा, फिर पता नहीं हमारे लिए कि नहीं लिए, इतनी देर में अवसर आपके हाथों से चला जाता है। और अगर अवसर चला गया, दोबारा आप कहते हैं नहीं ईश्वर मुझे फिर से आप वो अवसर दीजिए, तो आपको जब लाइन पे लगना होगा तो बहुत लंबी लाइन पे लगना होगा और उस लंबी लाइन पे आप जब लगेंगे पीछे तो अवसर तो सबको ईश्वर दे ही रहा है। अब आपका नंबर आपकी इस जिंदगी में ईश्वर तक पहुंचने में आता है या अगली जिंदगी में आएगा, ये ईश्वर को भी नहीं पता होता है, ये आपको भी नहीं पता होता। इसीलिए समय को आप ये मानिए कि एक अवसर है जो ईश्वर ने दिया है
और ये हर समय हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। हर एक समय मेरा महत्वपूर्ण है और हर एक समय का मुझे हिसाब किताब करना होगा। आप ईश्वर की दी हुई इस नियामत को, ईश्वर की दी हुई इस कहते हैं कि बेशकीमती चीज को, बेशकीमती जो गहना है, जो बेशकीमती आपके जीवन का हिस्सा है, जिसमें आपका उससे संबंध बन जाएगा, ईश्वर आपके हर काम में आपका साथ देगा और आपकी सफलता की ओर आपको ले जाने के लिए हमेशा तत्पर होगा। लक्ष्य बिना जिंदगी का मतलब बेईमानी। आपने न तो कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे जाना कहाँ है, आपने अपने लक्ष्य को समय से बांधा नहीं है, ये ना आपका उद्देश्य है ना, ना आपका कोई डायरेक्शन है, तो आप क्या हैं फिर? तब तो आप लूजर है ना अपनी जिंदगी। बिना लक्ष्य के भी कोई जिंदगी जी जाती है। आपको अपने जीवन का लक्ष्य तो लेना ही होगा ना। क्या आपका ख्वाब है, क्या आपका ड्रीम है, कैसे आपको काम करना है, कहाँ आपको जाना है, ये तो तय करना होगा और उसके लिए योजना बनानी होगी, उसके लिए काम करना होगा, एक एक सेकंड का हिसाब किताब करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, दो दोस्त आर्मी में जाना चाहते थे। दोनों दोस्त हमेशा इस बात के लिए चिंतन करते थे कि यार मुझे आर्मी में जाना है। अब आर्मी में जाना है, एक दिन अचानक दोनों दोस्तों को सुबह जगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि फील्ड का इतना चक्कर लगाओ। फील्ड का चक्कर लगाया जा रहा है, दोनों दोस्त फील्ड में दौड़ रहे हैं। एक को मजा आ रहा है और दूसरे को झुंझलाहट हो रही है। जिसको मजा आ रहा है उसको मजा क्यों आ रहा है, जबकि दोनों लोग जाना चाहते थे, और दूसरे को झुंझलाहट हो रही है। उसे कहा जा रहा है व्यायाम करो, इतना व्यायाम करना है, इतना दंड बैठक मारना है, इतना आपको चक्कर लगाना है। सुबह 4 बजे से लगा रहे हैं चक्कर। एक व्यक्ति जो है वो इस तरीके से है कि यार ये तो बहुत बेकार काम है। दूसरा एकदम खुश है, क्यों? दूसरे को पता है कि इस काम को जो मैं दौड़ रहा हूं, जो मैं दंड बैठक लगा रहा हूं, इससे मैं सैनिक में भर्ती हो जाऊंगा। उसे ये पता है कि इसको हमें क्यों आज सुबह 4 बजे जगाया गया है, क्यों मुझसे ये कराया जा रहा है, और दूसरे को बताया ही नहीं गया था कि सैनिक में भर्ती के लिए ये काम किया जा रहा है, इसलिए इसे झुंझलाहट हो। यानी लक्ष्य अगर आपके पास नहीं है तो जो आप काम करते हैं उसमें आपको मजा नहीं आता, आपको हमेशा अजीब सा लगता है, परेशानी सी नजर आती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बात है कि उसमें 83% लोग पढ़ाई कर रहे थे। जो 83% लोग पढ़ाई कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं, तो 83% लोगों का जवाब था कि अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। 14% लोगों का जवाब था कि हमारा लक्ष्य है कि मैं ऐसा करूंगा, और 3% लोगों का उन्होंने गोल लिख कर रखा था कि मुझे ये काम करना है। मतलब आप समझिएगा कि ये बातें कई बार आपको बताई भी गई होंगी, कई बार आपने इसको सुना भी होगा, लेकिन अंतर क्या आता है कि जिन लोगों को पढ़ाई कर रहा हूं ये पता था, अभी देखेंगे जिन लोगों ने अपना लक्ष्य बना रखा था और जिन लोगों ने अपना लक्ष्य लिख रखा था, उनके जीवन में क्या अंतर आता है। 10 साल बाद जब एक आपस में मीटिंग की जाती है सभी छात्रों की, तो 83% लोग जो कमा रहे थे, 14% लोग जिन्होंने लक्ष्य बनाया था, लिखा नहीं था, उनसे 10 गुना पैसा कमा रहे थे। और जिन लोगों ने 3%, वो लोग जिन्होंने अपना लक्ष्य लिख रखा था, निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते थे, रोज अपने लक्ष्य को देखा करते थे, रोज लक्ष्य जो उनका है उसके लिए प्लानिंग किया करते थे, उसके लिए काम किया करते थे। वो जो 97% लोग थे जितना पैसा कमाते थे, उनसे 50 गुना ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग बने। इसलिए अपने लक्ष्य पर, जब तक आप अपने लक्ष्य पर अपने आप को केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक आपकी सफलता आपसे शादी करने को तैयार नहीं होगी। लक्ष्य बराबर शादी का कार्ड। आप सोचो कि जिस शादी के कार्ड में डेट सुनिश्चित हो जाता है, जिस शादी के कार्ड में महीना डेट सब सुनिश्चित होकर वो बढ़ता है, उसी डेट में शादी भी हो जाती है। अब आप क्या करते हैं, आपको लक्ष्य तो है लेकिन आपने उसे डेट से नहीं बांधा, आपने उसे समय से नहीं बांधा, है ना? तो शादी कब होगी, मेहमान कब आएंगे? आप किसी को कार्ड दीजिए कि हमारी शादी है, लेकिन ना तो उसमें आपने डेट लिखा है, ना आपने समय लिख रखा है। अब आप बताइए
कि शादी में जब आप कार्ड बांट देंगे तो मेहमान कब आएंगे? मेहमान तो तभी आएंगे जब उनको पता ही चलेगा कि किस देश में शादी है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में हमारे सपने कब पूरे होंगे? जब उन सपनों के लिए हम तय कर देंगे कि इन सपने को इस समय हमें पूरा करना चाहिए, इस समय हमें इसे पूरा करना होगा। लक्ष्य बनाइए, 12 महीने में हमें यहाँ जाना है, 12 महीने बराबर प्रतिमाह, महीना, फिर दिन। ये मतलब आप एक-एक दिन का हिसाब कीजिए। एक-एक दिन का जब आप हिसाब करना शुरू कर देंगे, तो आपको जहां जाना है वहां आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। और दुनिया में ऐसा हुआ है। आपको हमेशा ये सोचना होगा कि भाई अगर आप ये 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आप अपने आप को हमेशा बताइए कि मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना है। आप हमेशा बताइए अपने आप को कि मुझे घर लेना है। आप हमेशा बताइए कि मुझे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। आपने आपको बताइए कि मुझे कार लेना है। आपने आपको बताइए कि मुझे अपने परिवार के संग दुनिया घूमना है। अपने सपनों को बाहर ले आइए। जो आपका सपना है ना उसे आप बाहर ले आइए। बाहर ले आइए, ये आपका लक्ष्य होगा। और इस लक्ष्य को समय से बांधिए। और इस लक्ष्य को जब आप समय से बांधेंगे तो दिन, महीना, साल, ये एक-एक दिन आपके लक्ष्य के लिए तैयार हो जाएगा। और ये आपका अंता जो मस्तिष्क है वो उस पर काम करने लगेगा। विचार बोलता है। मैं बार-बार कहता हूं कि विचार बोलता है। जब आपके विचार में लगातार ये बातें आएंगी, लगातार आपके विचार में ये चलने लगेगा कि नहीं, मेरा तो ये काम है, मेरा तो ये लक्ष्य है, मेरा तो ये सपना है, मेरा तो ये गोल है। जिस दिन आप इस पर काम करना शुरू कर देंगे, आपके अंतर्मन में जब ये सारी बातें जाएंगी, आपके सपने क्या हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, फिर आपको कैसे उस पर काम करना है, आपकी क्या योजना होगी, आपका प्लान क्या है, आपका प्लान एबीसी क्या होगा, आप कैसे रास्ते का निर्माण करेंगे, कैसे आप जो है खोज करेंगे। जब इस पर आप काम करना शुरू कर देंगे तो लक्ष्य जो आपका है वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से 1000 मीटिंग मास्टर ऑफ अवेयरनेस बनने के लिए आपको करना है। अब ये मास्टर ऑफ अवेयरनेस में बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि समूह की ताकत, ये समूह की ताकत ही आपको आपके सपनों को पूरा करने की, कहते हैं कि पूरा करने की का विज्ञान है। आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आपका लक्ष्य एकदम आपके चरणों पे आके नतमस्तक हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपको मास्टर ऑफ अवेयरनेस बनने के लिए निस्वार्थ भाव से 1000 मीटिंग करनी है। अब इसमें भी आपका है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आपको फर्स्ट आना है तो 3 महीने में पूरा करना है। अगर आपको सेकंड आना है तो 3 साल में करना है। अगर आपको यूं ही करना है तो 300 साल में पूरा कीजिए। लेकिन अगर आपका ड्रीम है, अगर आपका सपना है, अगर आपकी उम्मीदें हैं, अगर आप अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, आप अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अद्भुत प्रकार की चेंजिंग लाना चाहते हैं, आप एक प्रभावशाली जिंदगी जीना चाहते हैं, एकदम बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आप जिस शहर में जाते हैं, जिस मोहल्ले में जाते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहां पर आप चर्चा का विषय बने कि आपने अपने जीवन को कैसे बदला है, आपने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया है। कितने लोग आपको अपना आदर्श मानने को तैयार हो जाए, कितने लोग आपके बनाए हुए रास्ते पे चलने को तैयार हो जाए, कितने लोग आपकी बातों का अनुसरण करने लगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मास्टर ऑफ अवेयरनेस बनने के लिए समय बराबर 3 महीना, आपको 3 महीने में निस्वार्थ भाव से 1000 मीटिंग करना है। और अगर आप इसे पूरा कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको आपके सपनों को हासिल करने से रोक नहीं सकता। आज की मीटिंग में मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं अगली चर्चा आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये चर्चा होने जा रही है कि जेएमबीडी के अद्भुत फायदे, जेएमबीडी के प्लान के अद्भुत फायदे क्या हैं, इस पर चर्चा होगी। और हम दुनिया में बेमिसाल क्यों हैं, इस पर चर्चा होगी। और ये जो अगली चर्चा होगी, इस चर्चा में शामिल होंगे मिस्टर पंकज श्रीवास्तव।
आप सबके बीच, और पंकज श्रीवास्तव जो इस पर आप सबसे चर्चा करेंगे जेएमबीडी के अद्भुत फायदे के लिए, वो नेक्स्ट संडे होगा। और इस नेक्स्ट संडे में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक एक व्यक्ति को इन्फॉर्म करो, एक एक व्यक्ति को जागरण दो, एक एक व्यक्ति को जानकारी दो। कोई भी व्यक्ति जो भी आपकी टीम में है इस अद्भुत मीटिंग में शामिल होना चाहिए। अगर आप इस सफलता को हासिल करना चाहते हो तो मेरा ये सुझाव है कि जितने भी लोग आज हैं इन सब का काम होना चाहिए कि इस आने वाले संडे में जो मीटिंग है उस संडे की मीटिंग में आप पूरी ताकत लगा दो, एक एक व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दो। जिनके पास वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है उनको अपने पास बुला लो, लेकिन ये जेएमबीडी के अद्भुत फायदे के बारे में आप जानिए, समझिए, और जिस दिन इसकी जानकारी आपको हो जाएगी उस दिन आप लोगों को समझा सकने में एक सक्षम सफलता वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आप सबका धन्यवाद, आप सबका आभार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मीटिंग मिस्टर पंकज